हेलो बच्चों, कान्हा हिंदी एकेडमी में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। और आज हम हिंदी व्याकरण में लेकर आए हैं एक नया शीर्षक वर्ण। पिछली बार हमने अपनी भाषा में पढ़ा था कि लिखित ध्वनि की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो क्या होता है, हमारा वर्ण। वर्ण वह ध्वनि है जिसके आगे खंड नहीं किए जा सकते। हमने कहा ना सबसे छोटी इकाई होती है, तो ये ऐसी ध्वनि होगी जिसे आगे तोड़ा नहीं जा सकता। इन्हीं वर्णों को उच्चारण के आधार पर दो भागों में बांटा गया है, एक है स्वर और दूसरा है व्यंजन। स्वर का स्वतंत्र उच्चारण होता है, किंतु व्यंजनों का उच्चारण स्वरों की सहायता के साथ ही होता है। जब हम स्वरों का उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख से जो श्वास वायु निकलती है वो बिना रुकावट और बाधा के निकलती है, लेकिन वहीं जब हम व्यंजनों का उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख में श्वास वायु कई स्थानों पर रुक रुक कर आती है और बाधा और रुकावट के साथ निकलती है। इसीलिए स्वरों का उच्चारण व्यंजनों का उच्चारण हमेशा स्वरों के साथ ही होता है। फिर आते हैं हम वर्णमाला। अब हम कहते हैं कि वर्णों के समूह को हम वर्णमाला कहते हैं, नहीं, वर्णों के व्यवस्थित और क्रमबद्ध समूह को, वर्णों के व्यवस्थित और क्रमबद्ध समूह को ही हम वर्णमाला कहते हैं। देवनागरी लिपि में वर्णों को बहुत अच्छे ढंग से व्यवस्थित किया गया है, जैसे कि स्वर और व्यंजन में पहले उनका विभाजन किया गया और आगे व्यंजनों को भी अलग अलग समूहों में विभाजित किया गया है उनके उच्चारण के आधार पर। तो इसे तो हम आगे पढ़ेंगे। फिर है हमारा स्वर, हमारे होते हैं अ से औ तक, अर्थात इनकी संख्या 11 है। इसके पीछे अंग और अह भी आता है, लेकिन वो स्वरों में शामिल नहीं किया गया है। अब आप कहेंगे क्या उसे व्यंजनों में शामिल किया गया है? तो अ और अह को व्यंजनों में भी शामिल नहीं किया गया है। तो इसे भी हम आगे की कक्षा में पढ़ेंगे कि उनका समूह क्या है। फिर आते हैं हम अपने व्यंजन पर। व्यंजन हमारे क से अ तक होते हैं, जो कि हमारी संख्या में 57 अर्थात 57 माने जाते हैं। अब इनके जितने भी समूह होंगे हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ मैंने दोनों के नीचे हल लगाया है। हल से हमारा तात्पर्य क्या होता है कि ये स्वर रहित ध्वनि है। पिछली कक्षा मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको स्वर और अक्षर के मध्य जो अंतर होता है वो समझाऊंगी, क्योंकि जब हम उसे समझ जाएंगे तो इन वर्ण विच्छेद को करना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। जैसे हम एक शब्द लेते हैं कमल, ये हमारे पास एक शब्द है कमल। सबसे पहले जब आपको कमल से अक्षरों को अलग करने के लिए सिखाया जाता है, जब आप छोटी कक्षाओं में होते हैं तो आप कैसे सीखते हैं? क प्लस म प्लस ल, अर्थात आपको कह दिया जाता है कि हमने इन्हें अलग कर दिया है अक्षरों को, लेकिन वहां अक्षर या वर्ण हम ऐसे बोल देते हैं, लेकिन अक्षर और वर्ण में अंतर है। कैसे? हमने वर्ण की परिभाषा क्या पढ़ी कि वर्ण को आगे तोड़ा नहीं जा सकता, उसके खंड नहीं किए जा सकते। लेकिन अगर मैं क को देखूंगी तो मैं इसे ऐसे तोड़ सकती हूँ। मैंने क्या लिखा? क धन अ, क्योंकि व्यंजन में हमने कहा ना कि व्यंजन बिना स्वरों के उच्चारित ही नहीं होते। व्यंजनों में तो स्वर अपने आप ही निहित होता है, तो कोई भी व्यंजन स्वर के बिना आ ही नहीं सकता। अब यहाँ क से जब मैंने ये स्वर निकाल दिया, अब ये क आपका वर्ण कहलाएगा, लेकिन जब तक आपका ये क था तो ये आपका अक्षर था। यही अंतर होता है दोनों में। तो जब आप बड़ी कक्षाओं में जाते हैं इस अंतर को जानना बहुत जरूरी होता है। जब आपसे पूछा जाता है कि अगर पूछा जाए कि इस शब्द में वर्णों की संख्या क्या है या अक्षरों की संख्या क्या है, तो वो दोनों संख्याएं भिन्न आएंगी। जैसे देखिए, फिर हम यहाँ पर करेंगे म धन, और ये हमारा हो गया अ की ध्वनि भी हमने निकाली, फिर ल धन, और यहाँ से भी हमने अ की ध्वनि बाहर निकाली। अब अगर मैं कहती हूँ कि अक्षर कितने हैं कमल में, तो मैं सीधा कह सकती हूँ 1 2 3, सिर्फ 3 अक्षर हैं, क्योंकि कमल क म ल सिर्फ 3 अक्षरों से बना है। लेकिन वही अगर मैं बात करती हूँ कि इसमें वर्ण कितने हैं, तो वर्णों की संख्या बदल जाएगी, क्योंकि क म ल के साथ 3 स्वर भी आ रहे हैं, तीनों बार अ, तो यहाँ पर इसमें वर्णों की जो संख्या हो जाएगी वो 6। तो इस अंतर को हमें बहुत अच्छे से समझना है, तभी हम आगे अपना वर्ण विच्छेद कर पाएंगे। ये मैंने कुछ ऐसे शब्द उठाए हैं जिसमें आपको
ज्यादा दुविधा होती है वर्ण विच्छेद करने में। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास शब्द क्या है, अन्वेषण। इसमें एक तो क्या है, हमारे पास जो न की जो ध्वनि है वो पहले से आधी है। जैसे हमने वहां समझाया कि जो भी कोई व्यंजन होता है वो स्वर के साथ ही होता है। अगर उसे स्वर रहित दिखाना होता है तो उसकी ध्वनि को पहले ही आधा कर दिया जाता है जब शब्द बनाया जाता है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। दूसरी बात, जब कोई भी आपका जो शब्द होगा वो अर्थात हम कह सकते हैं स्वरों से अगर आरंभ हो रहा है या स्वर उसमें बीच में आ रहे हैं, तो स्वर के साथ हम स्वर को नहीं जोड़ते हैं, यानी कि स्वर वो अकेला अपने आप में आता है और उसके साथ किसी और का जुड़ाव नहीं होता। तो जैसे मैं इसका वर्ण विच्छेद करूंगी तो मैं सिर्फ यहाँ पर अ लिखूंगी। अब अ के साथ कोई और ध्वनि नहीं आएगी। फिर मैंने लगाया धन और न की ध्वनि के साथ मैंने ये लगा दिया, तो इसका मतलब है कि वो स्वर रहित है और वो पहले से स्वर रहित था, तो यहाँ मैं किसी भी स्वर को नहीं लूंगी। उसके बाद मैंने लिखा व, और व में आपका जो स्वर आ रहा है वो आ रहा है ए, फिर है हमारा श, और फिर श के साथ भी अ की ध्वनि, और फिर प्लस ण, और ण के साथ भी हमारी अ की ध्वनि। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात कि ये हल लगाना भी उतना ही जरूरी और महत्वपूर्ण होता है जितना वर्ण विच्छेद करना। अगर आपने ये वर्ण नहीं लगाया तो भी आपका वर्ण विच्छेद गलत माना जाता है, क्योंकि यही हल इसकी ध्वनि को स्वर रहित बनाते हैं, तभी तो अब स्वर बाहर निकाल के दिखा पा रहे हैं। चलिए, तो अब हम कौन से शब्द पर आ रहे हैं? अगला शब्द है हमारा सुंदर। तो अब हम उसका वर्ण विच्छेद करते हैं। मैंने लिखा स, ये हल लगाने से मेरा क्या तात्पर्य है कि मैंने अब ये स्वर रहित ध्वनि कर दी है, और उसके साथ स्वर आपका क्या आ रहा है? ऊ, क्योंकि यहाँ पर मात्रा लगी हुई है। स्वर क्या होते हैं? मात्राओं के रूप में प्रयोग किए जाते हैं व्यंजनों के साथ। फिर आया मेरा धन, और इसके साथ जो ये बिंदी लगी थी ये अंक की, तो ये अंक यहाँ पर आपका आएगा। उसके बाद फिर है आपका द, और द के साथ भी हमारी अ की ध्वनि रहेगी, और फिर है हमारा र वर्ण, और र के साथ फिर हमारी अ की ध्वनि रहेगी। स, उ, न, द, र, सुंदर। ठीक है। इसी प्रकार अब आगे आएंगे हम दुर्भाग्य पर। देखिए, जहां पर र हमेशा किसी भी अक्षर के ऊपर लगा होता है तब हमें क्या ध्यान देना होता है? तो हमें उसका उच्चारण करके देखना है, तभी हम उसका वर्ण विच्छेद करते हैं। वैसे भी हमारी हिंदी भाषा में तो कहा गया, देवनागरी लिपि में भी, कि जो भी हिंदी में हम जिस प्रकार उसका उच्चारण करते हैं उसका लेखन भी हम उसी प्रकार करते हैं। तो हम इसका उच्चारण कैसे करेंगे? दुर्भाग्य। जब मैंने कहा कि इसका उच्चारण हम करेंगे दुर्भाग्य, यानी कि दु के बाद ही आपका एकदम से क्या आएगा? र की ध्वनि उच्चारित होगी, लेकिन किसके साथ होगी? दु के साथ। पहले दु पूरा आ जाएगा अपने स्वर के साथ, उसके बाद र आएगा। इस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि आगे देखिए एक तुलना आपको करने को मिल जाएगी। तो चलिए हम बढ़ते हैं आगे। तो मैंने यहाँ लगाया द, और इसमें ध्वनि किसकी आ रही है आपके पास? स्वर की, उ की, क्योंकि दू लगा है, और फिर हमारा हो जाएगा र, क्योंकि इसका उच्चारण हो रहा है ब से पहले। ध्यान रखना है, इसका उच्चारण हो रहा है ब से पहले, और ये र की मात्रा ऊपर चढ़ने से भी हमारा तात्पर्य है कि ये आपका स्वर रहित है, यानी कि जो र है उसके साथ स्वर नहीं आएगा। उसके बाद आपका भ, और फिर है आपका अ, और फिर हमारा देखिए ग। ग की ध्वनि भी स्वर रहित है, क्योंकि ये भी आपका आधा आया है, यानी कि ये भी आपका जो व्यंजन है वो स्वर रहित है। उसके बाद हमारा है य, और य के साथ हमारा अ। तो इन्हीं स्वर्ण विच्छेद, जब भी हम ऐसे वर्ण विच्छेद करते हैं शब्दों के, तब हम सबसे ज्यादा गलतियां करते हैं। ऐसे ही शब्दों के वर्ण विच्छेद में हम सबसे ज्यादा गलतियां करते हैं। अब आता है सामग्री। अब दो बात ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर हमने मात्रा की बात की थी, जो र की ही मात्रा थी ऊपर चढ़ी हुई थी। यहाँ पर भी र की मात्रा है जो कि उस अक्षर के पैरों में है। अब क्या फर्क पड़ जाएगा वो देखिएगा। पहले तो जैसा हमारा सीधा साधा है स, और स के साथ किसकी ध्वनि आ रही है? अ की। उसके बाद है हमारा म, और म के साथ किसकी ध्वनि आ रही है? म वर्ड के साथ आपकी अ की। अब आता है हमारा ग। अब ग के साथ ग्री, ई भी है स्वर आपका, लेकिन ग्री, तो ग के साथ र पहले उच्चारित हो रहा है, तो ग के साथ आपका र पहले आएगा, और फिर जो आपकी स्वर की मात्रा है वो बाद में आएगी। यही अंतर था जो आपको इन दोनों की तुलना से समझ
पूछना था। अभी चलिए एक और लेते हैं, मृत्यु। इसमें भी आपको कुछ पता चलेगा। जैसे कि हमने म लिया और म की हमने यहाँ पर हल लगाया, स्वर रहित कर दिया। अब इसका स्वर हम क्या लेंगे? ये जो मात्रा अधिकतर होती है, इसे कई बार हम इसे भी र समझ लेते हैं, लेकिन ये हमारा र नहीं होता, क्योंकि मृत्यु नहीं मृत्यु बोली जाती है। तो मृत्यु यानी कि आपके मुंह से देखो उच्चारित हो रहा है री। यहाँ पर क्या होगा? आपकी री की मात्रा है, जो कि हमारे स्वरों में बाद में इसे शामिल किया गया था। और उसके बाद हमारे पास क्या आ रहा है? त। लेकिन त हमारा किस में है? आधे रूप में है। इसका मतलब ये पहले से ही स्वर रहित है, तो यहाँ तो स्वर आ ही नहीं सकता। तो हमने इसको त लिया, कोई स्वर इसके साथ नहीं आएगा, और य प्लस अ, तो ये हुआ हमारा मृत्यु। अ नहीं उ, क्योंकि यहाँ पर हमारी कौन सी मात्रा आ रही है? स्वर की में जो मात्रा आ रही है वो उ की मात्रा आ रही है। तो ये हो गया हमारा मृत्यु। इसे करने जा रहे हैं वर्ण विच्छेद संयुक्त वर्ण का। अब संयुक्त वर्ण से हमारा क्या तात्पर्य है? ये संख्या में 4 होते हैं, क्ष, त्र, ज्ञ और श, जिन्हें हमारी वर्णमाला में अभी शामिल किया गया है, पहले ने नहीं किया गया था। इसके पहले 52 उनकी संख्या मानी जाती थी, अब इनकी संख्या आपकी 57 हो गई है। तो चलिए अब हम करने जा रहे हैं संयुक्त वर्ण का वर्ण विच्छेद। ये हमारे संयुक्त वर्ण हैं क्ष, त्र, ज्ञ और श, जिनकी संख्या कितनी है? 4। तो सबसे पहले इनके शब्दों का, इनसे बनने वाले शब्दों का वर्ण विच्छेद करने से पहले हमें इनका विच्छेद करना आना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी गलती तो आपको इसका विच्छेद करने में ही करते हैं। जैसे अगर मैंने कहा क्ष, तो क्ष कितने वर्णों से, कितने संयुक्त, मतलब हमने कहा इसे संयुक्त वर्ण होते हैं ये, तो इसका मतलब कितने वर्णों से मिलकर बना है। तो हमने कहा क्ष, जब हम क्ष इसका करते हैं तो हमारे गले से क और श दोनों ध्वनियां निकलती हैं, तो वो ध्वनि हमारी क और धन श आई। कुछ बच्चे क पर हल लगाकर और श लिखकर कहते हैं कि इसका वर्ण विच्छेद हो गया, लेकिन ये वर्ण विच्छेद हमारा गलत है। फिर हम दूसरे तरीके से इसका वर्ण विच्छेद क्या करते हैं कि हम कहते हैं क और धन और श, हमने इस पर भी हल लगा दिया और अब वर्ण विच्छेद पूरा हो गया। लेकिन अभी भी ये वर्ण विच्छेद आपका अधूरा है, अभी भी यहाँ आपकी अशुद्धि है। तो इसका वर्ण विच्छेद क, धन, श और धन अ। अब हुआ क्ष। आप मुंह से क्ष को उच्चारित करके देखिए, क्ष, त्र, ज्ञ, श्र, तो आपको उसके पीछे अ की ध्वनि भी मिलेगी, अर्थात इनके अंदर अ भी है। अब चलिए ठीक है, हम नियम भी अपनाते हैं नहीं अपनाते। हमने क्या पढ़ा था उसमें सबसे पहले वर्ण में कि कोई भी वर्ण जो होता है वो स्वर के बिना उच्चारित नहीं होता। फिर ये चारों भी तो वर्ण हैं, इन वर्णों को हम स्वर के बिना कैसे उच्चारित कर सकते हैं? बल्कि बहुत सारे पुस्तकों में आपको श का यही रूप दिखा दिया जाता है कि ठीक है, श को हम इस तरह से तोड़ देते हैं और ये हो गया नहीं। लेकिन अगर एक श के नीचे हम ऐसे हल लगा देंगे, अब मैं कह सकती हूँ कि ये सही है जो इस व्यंजन को तोड़ा गया है, क्योंकि ये संयुक्त व्यंजन था और इसमें से 2 व्यंजनों की ध्वनि अपने आप ही उभर कर आ रही थी। 2 व्यंजनों की आधी ध्वनि से मिलकर इसने ये, अभी भी ये पूरा नहीं हुआ क्योंकि स्वर की ध्वनि नहीं है अभी भी इसमें, अभी भी व्यंजन की ध्वनि है। लेकिन जब हम यहाँ आते हैं तब हम कहते हैं कि अब इसका उच्चारण पूरा हो गया है, कि इसके 2 संयुक्त व्यंजन भी इसमें जुड़े हुए हैं और अ का स्वर भी अब जाके क्ष की ध्वनि हमारी, यानी कि क्ष जो था हमारा, अब ये पूरी तरह से अक्षर बना है जो हमारा वर्ण में यानी कि संयुक्त वर्ण से बोला गया था। पहले मैंने शब्द लिया है आपका क्षमा, ठीक है, क्षमा, जो कि बहुत बार आप इसे पढ़ते हो शब्द को, इसका विच्छेद आने के भी बहुत ज्यादा होते हैं। तो हमें सबसे पहले किसको तोड़ना है? क्ष को तोड़ना है, जैसे अभी बताया था। तो हम क्या करेंगे? क, और कौन सी ध्वनि आ रही है इसमें आपके? क्ष और अ। सबसे पहले तो विच्छेद हो गया हमारा च। अब जब इस क्ष का हमारा विच्छेद हो जाएगा, अब आता है हमारा म, जो कि हमें करना है। तो धन म, और इसके पीछे आपकी स्वर की ध्वनि आ रही है अ। अब हुआ इसका आपका विच्छेद पूरा। लेकिन अगर आपने इस अ को इसमें नहीं लगाया तो आपका वर्ण विच्छेद ये अशुद्ध हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए त्रिशूल को करेंगे तो सबसे पहले हमें विच्छेद करना है त्र का, क्योंकि जो स्वर की मात्रा है वो तो उसके पीछे आएगी। त्र पहले उच्चारित हो रहा है, उसके बाद वो त्री बन रहा है, यानी कि ई का जो उच्चारण हो रहा है
लेकिन वो स्वर हमारा बाद में आएगा। तो त्र, जब हम इसे उच्चारण करते हैं त्र, त्र, त और र अपने आप ही उच्चारित हो रहे हैं। आपको स्वयं पता चल जाएगा कि त्र किन दो व्यंजनों से मिलकर बना है। तो हमने लिखा यहाँ पर त और धन हमारा क्या आ जाएगा र, और यहाँ पर अ की ध्वनि, ये तो बना त्र। और यहाँ अ की ध्वनि ना लगाकर हम आराम से इसमें ई की ध्वनि लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ मात्रा लगी हुई है। सबसे ज्यादा परेशानी हमें कब आती है इसमें, हम इस अ को, जब हमारे पास जो ध्वनि होती है स्वर की, जो हमारे पास बिना मात्रा की होती है, अर्थात वो परोक्ष रूप से होती है, छिपी हुई होती है। तो क्षमा में हम ऐसे शब्दों में सबसे ज्यादा गलती करते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि आ नहीं आना, बल्कि इसमें हमें फिर भी पता होता है कि त्र पे एक मात्रा लगी है, तो ई का तो इसमें आएगा ही, मात्रा तो यहाँ पर आएगी, तो ई आप लिखते हैं। तो इन दोनों में भी एक तुलना करके आप आराम से समझिएगा इसे। उसके बाद है हमारे पास श, श हल हो गया हमारा, और कौन सा स्वर आ रहा है इसमें, बड़ा ऊ। उसके बाद है हमारा ल, धन, अ, तो ये बन गया हमारा त्रिशूल। तो समझे कि ये हमारा त्र यहाँ पर टूट गया था। तो ये अ तो होता ही है सब में परोक्ष रूप से, लेकिन अगर कोई मात्रा हमारी स्वर की आ जाती है तो वो भी उस वर्ण को पूरा करती है। अब आता है ज्ञानी। अब यहाँ पर भी देखिए ज्ञानी में अ पहले आपका आ रखा है, तो आपको पता है कि आ का तो उच्चारण इसमें हो ही रहा है। तो पहले ज्ञ को हम तोड़ेंगे, तो ये होता है ज, और ये आपका अण आता है इसमें, और फिर इसमें कौन सा स्वर उच्चारित हो रहा है, आ। अब बनाइए ज्ञा। उसके बाद हमारा आया न और ई, तो ये बन गया हमारा ज्ञानी। फिर आता है हमारा श्रम। अब देखिए श्रम में भी आपके पास यही आएगी जो हमारी क्षमा में आया था, कि श्रम में भी परोक्ष रूप से स्वर छिपा हुआ है। तो यहाँ भी सबसे ज्यादा गलती करते हैं। पहले तो हमें श्र को तोड़ना है। देखिए श्र, तो श और र की ध्वनि अपने आप ही आपके मुख से निकल रही है। तो ये श और र, और यहाँ ये अ अवश्य आएगा, क्योंकि जब हम श्र का उच्चारण करते हैं तो अ की ध्वनि आती ही आती है। और उसके बाद हमारा आया म, धन, और यहाँ आया अ, तो ये बना हमारा शब्द। तो एक बार इन्हें अच्छे से पढ़िएगा और ऐसे ही शब्दों का विच्छेद करके अभ्यास जरूर कीजिएगा, फिर आप कभी जीवन में अपने अशुद्धि नहीं करेंगे।